अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, दिस इज कैपिटल बजटिंग एंड दिस इज स्पेशली फॉर द ओल्ड कोर्स। समझ पा रहे किसके लिए है? ओल्ड कोर्स के लिए है। तो ओल्ड कोर्स वालों को पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है और फिर उसकी कंटिन्यूटी में फिर कैपिटल बजटिंग करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं तो वो मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, वो आपको उसी वीडियो से देखना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर द ओल्ड कोर्स देख लीजिए, एनपीवी कैलकुलेशन सब कुछ सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईआरआर कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोजेक्ट एनपीवी, तो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं एनपीवी फ्रॉम द ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट है, दिस इज फ्रॉम इक्विटी शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एनपीवी कैलकुलेशन फ्रॉम द इक्विटी शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करनी है एनपीवी, एंड वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एफसीएफई जो हमने डिस्कस किया था इक्विटी वैल्यूएशन में। एफसीएफई उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी। तो इस केस में वहां पर देख लीजिए, इक्विटी अप्रोच में डिस्काउंटेड इज केई, इनफ्लोज आउटफ्लोज वो हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल आउटफ्लोज, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, दिस इज इनफ्लोज, एंड लास्ट में हमें टर्मिनल कैश फ्लोज। तो सबसे पहले डिस्काउंटेड यहाँ पर केई होगा, दूसरा आउटफ्लोज सिर्फ कौन सी होगी, दिस इज योर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जो इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर 100 लाख की एसेट है और इक्विटी कंट्रीब्यूशन 60% है तो वहां पर हम क्या लेंगे, इक्विटी फंड कितना लेंगे, 60 लाख। साथ में कैश इनफ्लोज अवेलेबल फॉर इक्विटी, और वो जो हमने एफसीएफई कैलकुलेशन की थी वही सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, तो दिस इज विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, और जिसको जो भी देना है वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड लास्ट में हमें क्या निकालना है, टर्मिनल कैश फ्लो, दिस इज ऑलवेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, और लास्ट में जो एनपीवी आएगी दिस इज अर्न फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। समझ पा रहे हैं किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट है, हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी कैश फ्लोज, तो सिंपली जिसको जो देना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को छोड़ के। तो यहाँ पर दिस इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, एबिट माइनस इंटरेस्ट, स्टार पॉइंट क्या है, माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स पैट एट डेप्रिसिएशन लेस प्रिंसिपल रिपेमेंट। समझ पा रहे हैं क्या माइनस होगा, प्रिंसिपल रिपेमेंट, एंड दिस इज योर इक्विटी कैश फ्लोज। समझ पा रहे हैं क्या निकल के आएंगे, इक्विटी कैश फ्लोज। तो एक क्वेश्चन है जहां पर आपके पास ऑफशोर एरिया वाला जो क्वेश्चन है वहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली दिस इज फॉर ओल्ड कोर्स, ध्यान रखना। मॉडिफाइड एनपीवी आईआरआर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में एक दो बार इसका क्वेश्चन आ भी चुका है, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। अब एनपीवी में किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, रिस्क की एडजस्टमेंट करेंगे, एंड वी हैव टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन। द फर्स्ट वन इज सीसी अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, एंड द सेकंड वन इज आरएडीआर अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में जो रिस्क की एडजस्टमेंट है वो किसमें करेंगे, कैश फ्लोज में। याद रखना किसमें करेंगे, कैश फ्लोज में, और यहां पर रिस्क की एडजस्टमेंट किसमें करेंगे, डिस्काउंट रेट में। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट है, याद रखना यहां पर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में वहां पर वी हैव टू एडजस्ट रिस्क इनटू द कैश फ्लोज, एंड हियर वी हैव टू एडजस्ट रिस्क इनटू द डिस्काउंट रेट। तो सबसे पहले आरएडीआर, एंड दिस इज 1 प्लस आरएडीआर इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम रिस्क प्रीमियम को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो वी हैव टू टेक द रिस्की कैश फ्लोज और उसको डिस्काउंट करेंगे, तो किससे करेंगे, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड प्रोजेक्ट शुड बी डिस्काउंटिंग यूजिंग द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट rather than risk free rate. Project having higher risk should be discounted with the higher rate. Higher the risk of the project, higher should be the discount rate. NPV calculated using the IRADR is known as risk adjusted NPV. CV is a measure of risk. Higher the CV, higher will be the risk. Imagine the firm to be the, ये स्टार एडजस्टमेंट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इमेजिंग द फर्म टू बी द मार्केट पोर्टफोलियो, मान के चलेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, केओ शुड बी ट्रीटेड एज आरएम। समझ पा रहे हैं, तो वहां पर हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क फ्री प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, रिस्क इंडेक्स, एंड आरएम की जगह क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, केओ माइनस रिस्क फ्री। तो यहां से कैलकुलेट क्या हो जाएगा, आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एक छोटी सी एडजस्टमेंट है।
दूसरी तरफ आपके पास सीईसी मेथड है, यहां पर रिस्क एडजस्टमेंट किसमें करेंगे, कैश फ्लोज में। तो मेरे पास रिस्की कैश फ्लोज है, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, दिस इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोज, या हम सर्टेन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करेंगे। और साथ में डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, रिस्क फ्री से, क्योंकि कैश फ्लो अब रिस्क फ्री है तो डिस्काउंटेड क्या होगा, रिस्क फ्री। आरएडीआर में रिस्की कैश फ्लोज हैं और वहां पर डिस्काउंटेड क्या होगा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो देखिए सर, कैलकुलेट ऑल कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कैलकुलेट सर्टेन कैश फ्लोज, क्या कैलकुलेट करेंगे, सर्टेन कैश फ्लोज, एंड दिस इज वी आर यूजिंग द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, तो वी हैव टू यूज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट टू कैलकुलेट द सर्टेन कैश फ्लो। तो जो भी रिस्की कैश फ्लोज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे सीईसी फैक्टर से, और आपके पास क्या निकल के आएंगे, सर्टेन कैश फ्लोज, और उसको डिस्काउंट किससे करेंगे, रिस्क फ्री रेट से। तो क्या निकल के आएगा, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। हायर द सीईसी लोअर विल द रिस्क, एंड द वाइस वर्सा। सीईसी ऑफ द कैश फ्लोज अराइजिंग एट जीरो, टाइम जीरो पे अगर सीईसी फैक्टर की बात करें तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1। दिस इज 100% सर्टेनिटी, देख लीजिए। और ज्यादा सर्टेनिटी फैक्टर है तो रिस्क कम होगा, कम सर्टेनिटी फैक्टर है तो रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इधर पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट डिसीजन पे। अब रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या है कि वहां पर वेदर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन एंड वेदर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन विद द न्यू मशीन और द बाय द न्यू मशीन। तो वहां पर एक मेरे पास ऑप्शन है रिपेयर करा के उसको क्या करा लें, देख लीजिए, उसको यूज कर लें, और दूसरा है कि उसको नई मशीन से क्या कर लें, रिप्लेस कर लें। ठीक है, दिस इज अ सिंपल रिप्लेसमेंट डिसीजन। अब देखो यहां पर स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है इन सीए फाइनल्स, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज इक्वल टू द लाइफ ऑफ द ओल्ड मशीन, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ओल्ड मशीन, ध्यान से देखना, अगर ओल्ड मशीन की लाइफ अभी 5 साल बची है और नई मशीन आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में लाइफ ऑफ द न्यू मशीन इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ओल्ड मशीन है। तो उस केस में वहां पर वी शुड फॉलो द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। समझ पा रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, इंक्रीमेंटल। और इंक्रीमेंटल में इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज, इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लोज एंड इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू, वो हम कंसिडर करेंगे, और तब वहां पर इंक्रीमेंटल एनपीवी निकलेगी, और वो अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। तो क्या निकल के आ जाएगा, इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटफ्लो। ऑपरेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो इनफ्लोज कैसे निकलेगा, सीफेट फ्रॉम न्यू मशीन माइनस सीफेट फ्रॉम ओल्ड मशीन। टर्मिनल कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल कैश टर्मिनल कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे, सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम द न्यू मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। अगर लाइफ सेम नहीं है, कौन सी लाइफ, लाइफ ऑफ द न्यू मशीन इज नॉट इक्वल टू द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ओल्ड मशीन, तो उस केस में वी डजंट अप्लाई द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, वी शुड कैलकुलेट द इक्विटेड एनुअल एन्युटी। अगर लाइफ अलग अलग है तो ईएए कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कैश आउटफ्लोज और द इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंड फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n ईयर्स। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए, वी शुड कैलकुलेट द इक्विटेड एनुअल एन्युटी। अगर एनपीवी का कॉन्सेप्ट है तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, आउटफ्लो कॉन्सेप्ट है तो जिसमें कम आउटफ्लो होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। वहां पर 3 सबसे पहले मेन कैलकुलेशंस है जो एग्जाम में 2 बार आ भी चुका है। एक्सपेक्टेड एनपीवी, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी, एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी, एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी, तो उसका समेशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, एक्सपेक्टेड एनपीवी, सेम पोर्टफोलियो की तरह है। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, याद है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी, और उसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। एग्जैक्टली सेम है, x इज योर गिवन एनपीवी एंड x बार इज योर एक्सपेक्टेड एनपीवी, दिस इज x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर स्क्वायर रूट नहीं करेंगे सर तो उस केस में क्या आ जाएगा, वेरिएंस। क्या आ जाएगा निकल के, वेरिएंस। एंड द लास्ट वन इज सीवी। सीवी क्या है, दिस इज रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, एग्जैक्टली वही करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रिटर्न की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी। हायर द सीवी हायर विल बी द रिस्क एंड द वाइस वर्सा। अब यहां पर डिसीजन ट्री अप्रोच है आपके पास, दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज मॉडरेटली कोरिलेटेड कैश फ्लोज। आपके जो कैश फ्लोज है मॉडरेटली कोरिलेटेड है, मतलब R इज लेस देन 1, तो उस केस में डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, दिस इज योर आउटफ्लो। फर्स्ट ईयर में आपके इनफ्लोज या तो 25 होंगे या 30 हो सकते हैं।
फिर सेकेंड ईयर में आपके अगर ये 25 है तो ये 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 22 हो सकता है। अगर फर्स्ट ईयर में 30,000 है तो सेकेंड ईयर में 20, 25 एंड 30। एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक द डिसीजन ट्री। यहाँ पर डिसीजन ट्री बनाएंगे तो सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाएंगे, साथ में क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी एट ईच नोड। हर नोड पे क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी -40, 25, 12 एनपीवी निकाल लेंगे, -40, 25, 16 फिर एनपीवी निकाल लेंगे, -40, 25, 22 फिर एनपीवी निकाल लेंगे। तो हर नोड पे क्या कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी, एंड देन मल्टीप्लाई विद द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी। क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी। एंड दिस इज द फर्स्ट टास्क हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एक्सपेक्टेड एनपीवी, एंड टेक्निकली दिस इज एक्स बार। ये क्या आपके पास एक्स बार। तो हर नोड पे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन पहचानना है कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है या टाइप 3 का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाना है, हर नोड पे क्या निकालनी है, एनपीवी निकालनी है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इंटू सेकंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इंटू सेकंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इंटू सेकंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इंटू सेकंड प्रोबेबिलिटी। तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, जो भी एस्टिमेटेड एनपीवी है मल्टीप्लाई विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी। और उसके बाद जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो कैलकुलेट कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, सीवी, जो भी वो कैलकुलेट करना चाहता है। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है आपके पास, दिस इज योर एस्टिमेट एनपीवी, and what is x bar, this is your expected npv, this is whole square multiply with probability और स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस है तो स्क्वायर रूट नहीं करेंगे। तो दिस इज द डिसीजन, दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of 2 or more years, 2 years cash flows, joint probability, this is the product of first probability into second probability। और ये आपके पास देख लीजिए कैलकुलेशन है, सिंपल मैंने स्टेप्स आपको बताई दिए हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस पास, कैलकुलेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी, एंड देख लीजिए आपके पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, सीवी, जो भी वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन r इक्वल टू 1 दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड। परफेक्टली कोरिलेटेड में लूप कैसे बनेगा, -25,000 इज योर आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर का इनफ्लो, सेकंड ईयर का इनफ्लो। अब ये इनफ्लो सब क्या है, सेम है। तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोज। -25, 16, 16, 16 जितना भी टाइम है, देख लीजिए 5 इयर्स है तो 5 इयर्स, 3 इयर्स है तो 3 इयर्स। तो आगे कैश फ्लोज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एंड दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड। तो उस केस में सबसे पहले वही हम डिसीजन ट्री बनाएंगे, हर नोड पे क्या निकालेंगे, एनपीवी, estimate NPV and then calculate joint probability। how to calculate joint probability, अब देखिए 12,000 आने की probability 0.3 है। अब देख लीजिए आगे probability आने क्या है, 100% probability है। these are perfectly correlated। तो what is the joint probability, 0.3 into 1 into 1 into 1, जितने भी साल हैं आपके पास multiply with 1 into 1, तो फाइनली आपके पास joint probability क्या आएगी, 0.3। देन नेक्स्ट लूप पे आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज 0.5, नेक्स्ट लूप पे आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज 0.2, एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल भी क्या आएगा, 1 आएगा। एंड अगेन इसके बाद एक बार एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गया तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, जो भी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आप कैलकुलेट कर देंगे। नाउ द थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप में आपके पास देख लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। तो वो आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है। आप जब नोट्स पढ़ेंगे या वहां पर देख लीजिए जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा टाइप 1, टाइप 2 और थर्ड टाइप में आपके पास फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द वेरिएंस वी आर यूजिंग द हिलर्स मॉडल एंड द हर्ट्ज मॉडल। अब हिलर्स मॉडल, हर्ट्ज मॉडल कब लग रहे हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। कैश फ्लोज, इफ द कैश फ्लोज आर इंडिपेंडेंट, अगर कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है तो उस केस में वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हिलर्स मॉडल। अगर कैश फ्लोज डिपेंडेंट है, परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो उस केस में वी आर यूजिंग द हर्ट्ज मॉडल। दोनों में डिफरेंस क्या है बस वो समझना है सर। हिलर्स मॉडल में हम हर साल की क्या निकालेंगे, वेरिएंस। कैसे निकालोगे वेरिएंस, x माइनस एक्स बार। हर साल के कैश फ्लोज दे रखे होंगे, हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल लेंगे। एक्स बार इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड दीज आर गिवन कैश फ्लोज, दीज आर गिवन कैश फ्लोज। तो क्वेश्चन की पहचान आपको करनी है। तो दिस इज x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन कर देंगे तो आपके पास देख लीजिए दिस इज योर वेरिएंस और रूट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो व्हाट इज वी हैव टू डू इन द हिलर्स मॉडल, तो वेरिएंस, हर साल का वेरिएंस निकालेंगे और उसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। बट वेरिएंस इज स्क्वायर, तो जब वहां पर प्रेजेंट वैल्यू भी करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, डबल डिस्काउंटिंग, उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो दिस इज पावर 1, एक बार देख लीजिए
दिस इज पावर 1 इंटू 2, पावर 2 इंटू 2, पावर 3 इंटू 2। तो वहां पर हम डबल डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसको, डबल डिस्काउंटिंग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, वेरिएंस एज ऑन टुडे, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एज ऑन टुडे। क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एज ऑन टुडे। इन केस ऑफ हर्ट्ज मॉडल सिंपली क्या चेंज आएगा सर, हर साल का क्या निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू करोगे, पावर 1, पावर 2, पावर 3, और क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एज ऑन टुडे। एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। नेक्स्ट आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिनेरियो एनालिसिस। व्हाट इज सिनेरियो एनालिसिस, वी हैव टू टेक द डिफरेंट सिनेरियोज कि वहां पर मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या है, वर्स्ट सिनेरियो क्या है, बेस्ट सिनेरियो में कैश फ्लोज क्या है। तो हर लेवल पे, हर सिनेरियो पे क्या निकालेंगे, एनपीवी। अगर हर सिनेरियो में एनपीवी पॉजिटिव है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हर सिनेरियो में एनपीवी पॉजिटिव नहीं आ रही है तो हम वहां पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज सिंपली द सिनेरियो analysis. We have worst scenario, most likely scenario, and the best scenario analysis. This is based on the macroeconomic factors, industry or the firm specific factor. Under this, all inputs are set at the most optimistic and the pessimistic or the most likely level, and the NPV is computed decision based on the NPV under the all scenarios. Now the most important concept, this is sensitivity analysis in case of old course. एंड इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर आपके इनफ्लो कम हो गए, अगर आपके आउटफ्लो बढ़ गए, अगर आपका डिस्काउंट रेट वहां पर देख लीजिए चेंज हो गया, अगर आपका लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट चेंज हो गया, तो डायरेक्टली किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, एनपीवी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम वहां पर पहले से ही सेंसिटिविटी देख रहे हैं कि हमारे लिए सबसे मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन है, और उस सेंसिटिव फैक्टर पे हम अपना देख लीजिए पूरा फोकस रखेंगे। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, तो उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो हमारी एनपीवी नेगेटिव हो सकती है, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो वी आर डूइंग द सेंसिटिविटी एनालिसिस की कौन सा फैक्टर हमारे लिए क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है। तो ऑल्सो नोन एज व्हाट इफ एनालिसिस, पे नोट भी आ चुका है एग्जाम में कई बार। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क सराउंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन एंड एनेबल एन असेसमेंट टू बी मेड हाउ रिस्पॉन्सिव the project NPV is to changes in those variable based on which NPV is कंप्यूटेड। तो एग्जैक्टली मैंने यही बोला है कि किस फैक्टर पे देख लीजिए एनपीवी हमारी देख लीजिए कैलकुलेट हो रही है, उस फैक्टर्स में हमारे लिए मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर कौन सा है। तो उसके लिए we are using the two methods, we have MOS margin of safety method and the shock method, वो हम यूज करेंगे। तो देख लीजिए sensitivity is analysis is the tools in the hands of the firm to analyze the change in the project NPV for which for a given change in one of the variable। तो वो आपको दिखेगा कि एक बार में हम एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द सेंसिटिविटी एनालिसिस, एक बार में एक फैक्टर को हम चेंज करेंगे कीपिंग अदर फैक्टर constant, and this is sensitivity analysis. Under this analysis we try to measure the risk of the each factor taken NPV 0। अब ये बेसिकली पता क्या है, this is your MOS approach। MOS अप्रोच में वी हैव टू सेट एनपीवी 0, एनपीवी को 0 लिख लेंगे और जिस फैक्टर के लिए सेंसिटिविटी निकालने उसको x मान लेंगे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट x, और वो क्या है, ब्रेक इवन वैल्यूज। वो क्या है, ब्रेक इवन वैल्यूज। वो क्या निकल के आएगी हमारे पास, ब्रेक इवन वैल्यू, कि अगर इनफ्लो है, अभी इनफ्लो 45 है और ब्रेक इवन वैल्यू मान लो 40,000 आया, तो मतलब अगर इनफ्लो को 45 से 40 ले जाएं तो एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। तो व्हाट इज योर ब्रेक इवन वैल्यू, 40,000। तो करने का तरीका वही है, एनपीवी को सेट करो 0 पे और जिस फैक्टर के लिए निकालना उसको x मानो, x को सॉल्व करो, क्या निकल आएगी, ब्रेक इवन वैल्यू, एंड दिस इज अ सेफ्टी लेवल। वो हमारे लिए क्या है, सेफ्टी लेवल, कि 45 से अगर 40 हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर देख लीजिए एनपीवी 0 ही होगी, तो हम रखेंगे कि वहां पर हमारा इनफ्लोस 45 से 40 के बीच में रहे, वो उससे कम ना हो। ठीक है, तो दिस इज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड। तो set NPV is equal to 0 and calculate the break even values and the margin of safety of each factor। और जिसमें सेफ्टी लेवल सबसे कम होगा वो हमारे लिए क्या होगा, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होगा। जिसमें सेफ्टी लेवल सबसे ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, लीस्ट क्रिटिकल फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट द सेंसिटिविटी, दिस इज चेंज डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो पहले 45,000 के इनफ्लोज थे, ब्रेक इवन वैल्यूज आई 40,000, तो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, 5,000। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट परसेंटेज में निकालनी है तो कैसे निकालोगे, चेंज डिवाइड बाय बेस। और जिसमें सेफ्टी लेवल कम होगा वो मोस्ट क्रिटिकल होगा, जिसमें सेफ्टी लेवल ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, लीस्ट क्रिटिकल।
द मोस्ट क्रिटिकल और द सेंसिटिव फैक्टर इज दैट फैक्टर विच हैव द एमओएस इज लीस्ट, और ये यहां पर लिखा हुआ है सेट एनपीवी इक्वल टू 0, की फैक्टर्स विच आर यूज टू कैलकुलेट द एनपीवी। तो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं? वी हैव इनफ्लोज, आउटफ्लोज, डिस्काउंट रेट, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इनवर्स इफेक्ट। क्या है? अगर इनफ्लो कम हो गए तो दिस इज एन इनवर्स इफेक्ट, और हम किसको ढूंढते हैं हमेशा? इनवर्स इफेक्ट। क्या मैं पॉजिटिव इंपैक्ट को देखूंगा? नहीं सर, वी ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ओनली। तो इनफ्लो का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? डिक्रीज होना। आउटफ्लो का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज होना। डिस्काउंट रेट का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज होना। लाइफ का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? डिक्रीज होना। तो दिस इज योर की फैक्टर्स, क्रिटिकल फैक्टर्स जिसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा वी हैव सेल प्राइस पर यूनिट, वी हैव कॉस्ट पर यूनिट, वी हैव सेल्स वॉल्यूम। तो वी हैव लॉट ऑफ क्रिटिकल फैक्टर्स जिससे हम एनपीवी निकाल रहे हैं। तो हम यहां पर चेक करेंगे कौन सा फैक्टर हमारे लिए क्या है? मोस्ट क्रिटिकल है। तो डिसीजन रूल यही है, मैनेजमेंट शुड पे द मैक्सिमम अटेंशन towards the factor where the minimum percentage of adverse changes causes the maximum adverse effect। तो जिसके थोड़े से चेंज होने से हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। जैसे एग्जांपल में देखो, इफ एनपीवी बिकम 0, एनपीवी 0 हो रही है विद 5% चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5% के चेंज होने से एनपीवी 0 हो रही है। इनिशियल आउटफ्लो के 5% चेंज होने से एनपीवी 0 हो रही है, बट उधर आपके इनफ्लो 10% चेंज होने के, एडवर्स 10% चेंज होने पे एनपीवी 0 हो रही है। तो हमारे लिए कौन सा मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है? दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज अवर मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। तो यही लिखा हुआ है, देख लिया, द मोस्ट क्रिटिकल इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन टू द कैश इनफ्लोज। Sensitivity analysis calculated for each factor separately, keeping other factor constant, and this is a major limitation of the sensitivity analysis. सेकेंड यहां पर एक और इजी मेथड है, दिस इज योर शॉक अप्रोच। एंड शॉक अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज मान लेंगे कि मान लो 10% हमने मान लिया और सबको 10% एडवर्स इफेक्ट देंगे। मान लो इनफ्लो अभी 50,000 है तो उसको 10% से कम कर देंगे। आउटफ्लो भी 1 लाख है तो उसको 10% से इंक्रीज कर देंगे। तो वी आर सेटिंग वन फिक्स परसेंटेज और सब पे उसी का एडवर्स इफेक्ट देंगे, और उस केस में हम दोबारा से क्या निकालेंगे? एनपीवी। ठीक है, और जिसमें एनपीवी सबसे कम आएगी वो हमारे लिए क्या होगा? मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। तो देख लीजिए, shock each risk factors in the adverse direction like 10%, 20%, find out the revised NPV, और रिवाइज एनपीवी जिसमें सबसे कम एनपीवी होगी वो हमारे लिए क्या होगा? मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। या मैं वहां पर परसेंटेज फॉल इन एनपीवी भी निकाल सकता हूं। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन एनपीवी? दिस इज चेंज डिवाइड बाय बेस। अगेन आपके पास चेंज डिवाइड बाय बेस, रिवाइज एनपीवी माइनस ओरिजिनल एनपीवी डिवाइड बाय ओरिजिनल एनपीवी, और जिसमें सबसे ज्यादा फॉल होगा वो हमारे लिए क्या होगा? मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। या जिसमें सबसे कम एनपीवी आएगी वो हमारे लिए क्या होगा? मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इज दैट फैक्टर विच रिजल्ट्स द मैक्सिमम फॉल इन एनपीवी, एंड दिस इज योर, देख लीजिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस। कैपिटल रजिस्टरिंग सिंपल पॉइंट है, आपका आईपीसीसी इंटर लेवल का गेम है। ओवरऑल बीटा का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इन योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज योर बैकवर्ड डिसीजन ट्री। बैकवर्ड डिसीजन ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वहां पर हमें ध्यान रखना है कि वहां पर हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। बेसिकली हमें देखना है वहां पर डिसीजन ट्री बनाना है, और वो भी बैकवर्ड बनाना है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। वी हैव ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द नोड्स। समझ पा रहे हैं? हर नोड को हम वहां पर बनाएंगे। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। द फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, एंड दिस इज योर डिसीजन नोड। इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन नोड, फ्रॉम विच दिस ऑल्टरनेटिव विल कम आउट। समझ पा रहे हैं? यहां से फाइनली आपके पास क्या आएगा? बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के आएगा। चॉइस नोड, चॉइस नोड में हम क्या बनाएंगे? हाई डिमांड, लो डिमांड, सक्सेस, फेलर। तो दिस इज अ चॉइस नोड, इसको क्या बोलेंगे? चॉइस नोड। और चॉइस नोड से हम क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू, और बॉक्स से हम क्या निकालेंगे? देख लीजिए, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो दिस इज वी हैव टू ड्रॉ द ट्री फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, हाउएवर द कैलकुलेशन कैन बी डन फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। ठीक है, तो वो ड्रॉ होगा लेफ्ट टू द राइट, बट वहां पर जो अब कैलकुलेशंस होंगी दिस इज फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। तो वो एक पूरा वहां पर क्वेश्चन है आपके पास एंटीवाइज सॉफ्टवेयर वाला, तो एक क्वेश्चन करके आप पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया है। तो जो भी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है तो पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, फिर आप यहां वाला कैपिटल बजटिंग करें, दोनों का मर्ज करके जाएं, और आपके पास कम से कम एक क्वेश्चन यहां से आपके पास आएगा, एक लीजिंग से आपके पास क्वेश्चन आएगा। दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार करें, 20 मार्क्स तक आपके पास ये दोनों चैप्टर आ सकते हैं, लीजिंग एंड कैपिटल बजटिंग।
थैंक यू वेरी मच।